महक अपनी माँ गायत्री, पिता तेजेंद्र और दादी के साथ रहती है। एक अच्छे मिडिल क्लास बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी उसके घर वाले काफी कंजूस होते हैं। ऐसे ही एक रोज, क्या कहा? तेरी जॉब की ट्रिप जा रही है? हाँ माँ, हमारी कंपनी के सभी लोग घूमने जा रहे हैं, वो भी गोवा। इसलिए सबको 6,000 रुपये भरने हैं। मैं भी भर ही दूंगी कर। मुझे कब से गोवा जाने का मन कर रहा था, लेकिन मैं तो बस उसके बारे में सोचती ही रहती। ऑफिस के हेक्टिक शेड्यूल के कारण मुझे कहीं जाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जब खुद कंपनी ही हमें घुमाने ले जा रही है, तो फिर मेरे मजे ही मजे हैं। लेकिन बेटा, अगर तुझे कहीं घूमने जाने का ही मन कर रहा है, तो हमारे घर के पास में कितनी सुंदर सुंदर जगह हैं, तो वही जाकर आना। लेकिन इतने पैसे खर्च मत कर बेटा। लेकिन माँ, मेरे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, और अगर मैं ट्रिप पर नहीं गई तो मुझे ऑफिस जाकर काम करना होगा। कोई छुट्टी नहीं मिलेगी मुझे। हाँ तो ठीक है ना, कर लेना काम, लेकिन फालतू के पैसे मत खर्च कर। उन्होंने कोई 600 रुपये नहीं बोले हैं, पूरे 6,000 रुपये बोले हैं, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। पर माँ, तेजेंद्र जी, आपकी इस बेवकूफ लड़की को जरा समझाइए। इसे 6,000 रुपये खर्च करके गोवा घूमने जाना है। अरे गोवा भी कोई घूमने की जगह है क्या? नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी, और यही तय रहा। और ये बिल्कुल सही कह रही है। अगर तुझे घूमने का इतना ही दिल कर रहा है, तो हमारे घर के पास में ढेर सारी अच्छी जगह हैं, तो वही जाकर घूम के आना। आप दोनों कैसे हो? दिन रात मैं बस मेहनत ही करती हूँ, और उसके सारे पैसे भी आप ही ले लेते हो। और अब जब मुझे बाहर घूमने जाना है, तब भी उसमें आप लोग मुझे रोक टोक कर रहे हो। अरे बेशरम लड़की, ज्यादा सुना मत। और हम तेरे ये पैसे कहीं इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें तेरे ही भविष्य के लिए बचा कर रख रहे हैं। और नहीं तो क्या, अगर तेरे हाथ में पैसे आ गए, तब तो तू उन्हें 1 मिनट में ही उड़ा देगी। उल्टा तुझे तो हमारा शुक्र मनाना चाहिए कि हम दोनों तेरे माता पिता हैं। शुक्र? मुझे तो अफसोस मनाने का दिल करता है कि आप दोनों मेरे माता पिता हो। क्या कहा तूने? कुछ नहीं माँ, लगता है आपके कान बज रहे हैं। ज्यादा बोल मत महक। देखा ना तेजेंद्र, इसने कैसे बात की मेरे साथ? देखा? महक गुस्से में वहां से चली जाती है। निरंतर रोक टोक और कंजूसी के कारण अब महक दिन ब दिन इरिटेट होने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब घर पर महक की सहेली निशा आती है, तभी, वाह यार महक, तूने व्हाइट सॉस पास्ता तो एकदम यमी बनाया है। आई जस्ट लव इट। थैंक यू सो मच निशा। लेना, और ले ले। और हाँ, मैंने डिजर्ट भी बनाया है, वो भी खाती जाना। तभी वहां पर दादी और गायत्री आ जाती है। ये भगवान, कढ़ाई भरकर पास्ता बनाया था इसने। अब सारा का सारा सपाचट कर जाएगी क्या ये? सारा का सारा राशन आज ही खत्म करना। पास्ता बनाए तो उसमें इतना चीज बटर और बाकी सामान वेस्ट कर दिया। डिजर्ट बनाए तो उसमें इतनी सारी चीनी वेस्ट कर दी। अरे इससे अच्छा तो तू कुछ बाहर से ही मंगवा लेती ना। उसी बहाने घर का राशन भी बच जाता, और तेरी इस सहेली का पेट भी भर जाता। अरे महक, आई थिंक मुझे ज्यादा हो गया है। ये तू वापस रख दे कढ़ाई में। अरे नहीं निशा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुझे जितना खाना है तो खा। डोंट वरी बेब। अरे नहीं नहीं, मैं बोल रही हूं ना, मुझे बस हो गया। निशा पूरा पास्ता खाती ही नहीं, और डेजर्ट भी खाए बिना ही वो वहां से चली जाती है। फिर उसके बाद दादी और माँ, ये आप दोनों क्या करती रहती हो? बेवजह मेरी सहेली के सामने मेरी इज्जत की बैंड बजा दिया आप दोनों ने। इसलिए वो बेचारी पूरा पास्ता जी भर के खा भी नहीं पाई, और ना ही उसने डेजर्ट खाया, वो भी सिर्फ आप दोनों के बीच में आकर तानी कसने की वजह से। देख महक, हमने कुछ गलत नहीं कहा है। हमने कई बार देखा है, तू जब भी कुछ पकाती है तो राशन की बहुत बर्बादी करती है। लेकिन वो सब मैं थोड़ी ना रोजमर्रा की जिंदगी में करती हूँ। कभी कभी के नाम पर किचन में तो घुसती हूँ मैं,
और आप दोनों को अगर कुछ बोलना ही था तो आप लोग मुझे अकेले में आकर बोल देते ना। मेरी सहेली के सामने बोलकर मेरी इज्जत क्यों गवाई? अब देखना, वो जाकर मेरी बाकी सहेलियों को सब बताएगी और इस तरह मेरी इज्जत कहीं की नहीं रह जाएगी। बड़ी आई इज्जत वाली। अरे तू कोई सेलिब्रिटी नहीं है जो तुझे अपनी इज्जत के बारे में इतना सोच विचार करना चाहिए। जितना हम तुझे कहते हैं ना उतना ही सुना कर और वैसे ही बर्ताव किया कर और ज्यादा मुंह मत चला, वरना बचपन में जैसे मोमबत्ती के चटके देती थी ना ठीक वैसे ही फिर से देना शुरू कर दूंगी। समझी कि नहीं? आपको और आता ही क्या है माँ? कंजूसी करो और दूसरों को डराओ और मुझे बस आप अपने दबाव में रखो। बस इतना ही आता है आपको। ज्यादा जबान मत चला, बता दे रही हूं मैं तुझे। ऐसे ही एक रोज जब महक का फोन खराब हो जाता है तभी वो उसके बदले में नया फोन लेकर आती है और साथ ही में मिठाई का डब्बा भी लाती है। ये लीजिए, आप सब अपना मुंह मीठा कीजिए क्योंकि मैंने आज नया फोन जो खरीदा है। ये देखिए, आईफोन 17 लिया है मैंने। है ना एकदम कमाल का? हे भगवान, ये सब क्या है महक? तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? अरे तेरे पास तो पहले ही एक फोन है, तो फिर तूने नया फोन क्यों खरीदा? क्योंकि मेरा पुराना फोन खराब हो चुका था पापा, और वो मोबाइल शॉप वाला उसे रिपेयर करने का खर्चा पूरा 8,000 बता रहा था। देखा ना तुमने, ये लड़की कितनी चालाक है। इसे अच्छे से पता है अगर इसने हमें पगार दे दी तो ये कुछ भी खरीद नहीं पाएगी। इसलिए इसने सारे पैसे डाउन पेमेंट भरने में ही लगा दिए और अब तो हर महीने ईएमआई पे ईएमआई भरते रहो। अरे क्या माँ, आप भी? अब पुराना फोन खराब हो गया है ना, तो नया फोन तो लूंगी ही ना मैं। कैसी बातें कर रही हो आप? अरे चुप रे, पुराने फोन को रिपेयर करने का खर्चा इस नए फोन के खर्चे से 100 क्या 1000 गुना कम ही है। और तुझे इतना महंगा फोन खरीदने की कोई जरूरत नहीं थी। सच में तू तो दिमाग से एकदम पैदल ही है। और नहीं तो क्या। जा बेटा, वापस लौटा दे दुकान वाले को और अपना पुराना ही फोन ठीक करा ले। हाँ महक, माँ जी एकदम सही कह रही है। जल्दी से जाकर वापस कर दे इस फोन को। आप सब ये क्या बोल रहे हो? मैंने लोन का सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया है, इसलिए अब ये फोन वापस नहीं जा सकता माँ। अरे ऐसे कैसे नहीं हो सकता? होने को तो इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है अगर हम दिल से ठान ले तो। अरे यार, पता नहीं कैसे पागल लोगों के बीच पैदा हो गई मैं। क्या कहा? तूने हमें पागल बोला ना? ए ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला मैंने। चल महक, मैं भी आता हूँ तेरे साथ। देखता हूँ कि कौन वापस नहीं लेता तेरा फोन। अगर उस फोन वाले ने ये फोन वापस नहीं लिया तो मैं उस मुए का मुंह ही तोड़ दूंगा। ओह गॉड! मेरे को अपने परिवार वालों के दबाव के कारण उस फोन को वापस करना ही पड़ता है, जिस कारण उसे बहुत दुख होता है और वो ये सब अपनी सहेली निशा को बताती है। सच में यार, सॉरी टू से, पर तेरे परिवार जैसा कंजूस मैंने आज तक कोई नहीं देखा। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि उनकी कंजूसी तो कैसे झेल लेती है। अगर तेरी जगह मैं रहती तो मैं किसी की एक नहीं सुनती और अपनी ही चलाती। ये सब बोलना बहुत आसान है निशा, लेकिन करना बहुत ही मुश्किल है। हाँ यार, वो भी है। मायके में तो मैंने कभी किसी चीज का सुख लिया ही नहीं है। हमारे पास तो सब कुछ बहुत अच्छा है, फिर भी मेरे घर वाले मुझे खुद खुद कर जीने के लिए कहते हैं। अपनी इच्छाओं को दबाते दबाते मैं थक गई हूँ और अब तो बस मुझे अपने ससुराल से ही उम्मीद है कि एटलीस्ट वो लोग तो मेरे साथ अच्छे से पेश आए और मुझे मेरी इच्छाओं को पूरी करने दे। मैं तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ कि तुझे एकदम दिलदार ससुराल मिले। चिंता मत कर बहन, सब कुछ बढ़िया ही होगा। देखना तू, अब घर में महक की शादी की बात चलने लगती है। अरे गायत्री बहू, मैं तो कहती हूँ कि हमारी महक के लिए हमें गांव का ही कोई अच्छा लड़का ढूंढना चाहिए। यहाँ शहर में रहकर तो वो पूरी तरह पागल ही हो चुकी है। अब गांव जाएगी तभी सुधर पाएगी।
नहीं माँ जी, मैं अपनी बेटी को गांव बिल्कुल नहीं भेजूंगी। लेकिन तू ऐसा क्यों बोल रही है? गांव के लोग तो शहर से 100 गुना ज्यादा अच्छे होते हैं। वो तो है माँ जी, लेकिन फिर भी वो शहर की ही किसी अच्छे घराने की बहू बनेगी। मैंने और तेजेंद्र जी ने पंडित जी से बात कर ली है, तो वो महक के लिए कोई अच्छा लड़का जरूर ढूंढेंगे। अरे नहीं माँ, अगर आप लोग ढूंढ रहे हो तो प्लीज मत ढूंढो, क्योंकि आप लोग तो अपनी ही तरह किसी कंजूस परिवार में मेरी शादी कराओगे। मायके में तो मैं हमेशा ही कंजूसी के कारण मन मारकर चीती आई हूँ, और अब अपनी ससुराल में जाकर मुझे वो सब वापस फेस नहीं करना है। इसलिए प्लीज माँ, आप लोग मेरे लिए कोई रिश्ता मत देखिए। अरे बकवास बंद कर अपनी। हम जिस भी घर में तेरी शादी कराएंगे उसी घर की बहू बनेगी तू, और तुझे हमारी बात माननी ही होगी। हाँ महक, तेरी यहाँ पर कोई मनमानी नहीं चलेगी। शादी कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। अरे शादी तो जीवन का सबसे बड़ा फैसला होता है, इसलिए इनमें माता पिता का शामिल होना और उनकी सहमति से सब कुछ होना बहुत जरूरी होता है। ओ गॉड, मेरे कितने अरमान थे कि मेरी एक बिजनेसमैन से शादी होगी और मैं अपने ससुराल में खुशी से रहूंगी। मेरी शादी एकदम धूमधाम से होगी, लेकिन अब इन लोगों के चलते मेरे सारे अरमानों पर पानी फिरने वाला है। ये लोग तो मेरी शादी किसी मंदिर में ही कराएंगे या फिर कोई छोटा सा मंडप बांधकर कराएंगे। हे भगवान, मैं तो बुरी तरह फंसने वाली हूँ। फिर ये सारी बातें महक निशा को बताती है, और तभी देख महक, अब भी समय गया नहीं है। तू अब तक बस उनके दबाव में ही जीती आ रही है, और तुमने भी उनकी बातों का बहुत मान रख लिया। लेकिन ये तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है, और इसमें तुझे अपनी मन की ही सुननी चाहिए, ना कि उन लोगों की। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा निशा। मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये लोग तो मेरे लिए किसी कंजूस घराने का ही लड़का ढूंढेंगे, लेकिन अब मैं क्या करूँ? महक काफी परेशान हो जाती है, और उसे ना चाहकर भी अपने परिवार की ही सुननी पड़ती है, और रणधीर नाम के एक लड़के के साथ उसकी शादी हो जाती है। एक नंबर की पागल है तू। अरे तुझे मैंने 1000 बार समझाया था कि तू अपने मन की ही सुन, लेकिन नहीं, तूने मेरी एक नहीं सुनी। अब जा, पछताती रहना सारी उम्र। पहले ये कंजूस मायका, और अब ये कंजूस ससुराल। मुबारक हो तुझे तेरा कंजूस ससुराल। यार निशा, ऐसे मत बोलना। अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या बकर बकर कर रही हो? शादी के बाद कोई अपने पति को छोड़कर इस तरह कोने में आता है क्या? चल जल्दी, विदाई का समय हो रहा है। अपने मायके से विदा होकर महक अब अपने ससुराल में आ जाती है, जिसमें सास इंदिरा, ससुर गगन और ननद सौम्या होती है। फिर गृह प्रवेश के समय, महक बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है बेटा। दोनों पति पत्नी साथ में मंदिर में दिया जला और भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करके अपने नए विवाहित जीवन की शुरुआत करो। ठीक है माँ जी। वह दिया जलाने के बाद महक देखती है कि उसके लिए टेबल पर ढेर सारे तोहफे रखे हुए हैं, और उन्हें देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाती है। ओ माय गॉड, ये सारे तोहफे मेरे लिए हैं? हाँ महक बेटा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। विश्वास नहीं हो रहा तो विश्वास कर लो। माँ जी, पापा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है बेटा? अब तुम इस घर की इकलौती बहू हो, और तुम्हारे लिए हम ये सब नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? ये लो बेटा, तुम दोनों के हनीमून की टिकट्स। वाह पापा जी, थैंक यू सो मच। थैंक्स माँ पापा। और महक बेटा, तुम ऐसा बिल्कुल मत समझना कि ये कोई पराया घर है। ये तुम्हारा अपना ही घर है। जैसा तुम्हारा मायका वैसा ही तुम्हारा ससुराल। अरे ससुराल तो बस नाम के लिए होता है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे हम, और ये हमारा वादा है। सो स्वीट ऑफ यू माँ जी। मैंने तो अपने ससुराल वालों के बारे में कितनी गलत बातें सोची थी, लेकिन ये लोग तो एकदम दिलदार निकले।
लेकिन क्या सच में ये लोग दिलदार हैं या फिर ये तो बस पहली और आखिरी बार है? हे भगवान, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे मायके जैसा मेरा ससुराल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब शादी के बाद महक का जीवन मानो एकदम से बदल ही जाता है। हनीमून से लौटने पर वह ढेर सारी चीजें लाती है। अरे वाह, तूने तो कितनी अच्छी अच्छी चीजें लाई हैं। लेकिन महक बेटा, तुझे इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? शादी हुई नहीं कि तूने अपने ससुराल वालों को लूटना शुरू कर दिया। वही तो। अरे कितना सारा सामान लाया है तूने, वो भी केवल मायके वालों के लिए ही। अरे ये सब देखकर वो लोग क्या कहेंगे कि हमने तुझे क्या सिखाकर भेजा है? बस हमारी नाक कटवानी है तुम्हें, और कुछ नहीं। हे भगवान, मुझे तो पहले से पता था कि यहाँ आकर मुझे आप लोगों के मुंह से यही सुनने को मिलेगा। पहली बात तो ये है कि ये सब मैंने नहीं, बल्कि आपके दामाद रणधीर ने खरीदा है। और मैं भी उससे यही कह रही थी कि ये सब कहीं ज्यादा ना हो जाए, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और ये सारी चीजें आपके लिए खरीदी। क्या? हाँ माँ। अरे हर कोई आप लोगों की तरह कंजूस और मक्खी चूस नहीं होता। पैसे बचा बचा कर ना जाने आप लोग कौन सा ताजमहल बांधने वाले हो। बचत करना अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी नहीं करनी चाहिए जिसके चलते आपको अपनी सारी इच्छाओं को मारकर जीना पड़े। अब एक ही तो जिंदगी है और जो वक्त आज है वो कल बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए आज जी भर के जी लेना चाहिए। बड़ी आई ज्ञान देने वाली। अरे बचत कर कर के ही तेरी बाप ने आज तुझे इतना बड़ा किया है, इतने अच्छे घर की बहू बनाया है तुझे। अब पैसा है तो उसे पानी की तरह उड़ाते रहो। भला ये कहाँ की सीख है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। खैर, मैं अब वही सारी बातों को रिपीट कर करके यहाँ आप लोगों के साथ बहस नहीं करना चाहती। मुझे भूख लगी है माँ, जल्दी से कुछ खिला दो, वरना मैं बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। अरे बाहर से ऑर्डर करके फालतू के पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी तेरे लिए कुछ झटपट बना देती हूँ। ऐसे ही एक रोज गायत्री महक का स्टेटस देखकर हैरान हो जाती है। ए भगवान, अरे क्या हुआ? बोखला क्यों रही है? ये देखिए माँ जी, आपकी पोती क्या कर रही है। इसकी शादी हुए तो एक महीना भी नहीं हुआ है और ये मैडम अपनी सहेलियों के साथ घूमने गई है, वो भी किसी विला में। अरे इसे तो कोई लाज शर्म है ही नहीं। क्या बोल रही है गायत्री? ये लड़की मानती क्यों नहीं? ना जाने क्या होगा इसका। अरे कितनी बार समझा चुके हैं हम, लेकिन फिर भी नहीं समझती है। आने दो कल इसे वापस, फिर फोन करके अच्छे से क्लास लूंगी इसकी। फिर अगले दिन जब महक ट्रिप से वापस लौटती है, तभी गायत्री उसे कॉल करके खूब सुनाती है। तुझे हमने पहले भी कहा था ना कि अपने ससुराल वालों के सामने अच्छे से रहना, फालतूगिरी मत करना, लेकिन फिर भी तुझे समझ नहीं आता। अरे अब तो कुंवारी नहीं है, शादीशुदा हो गई है, तो फिर क्या जरूरत थी उन लोफर सहेलियों के साथ मटर गश्ती करने की? तेरे ससुराल वाले हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? अरे क्या हुआ, आप भी घूम फिर कर वही बातें करने लगती हो आप। क्यों? अब तुझे मिर्ची क्यों लग रही है? देख महक, यहाँ पर बात घूम फिर कर हमारी तुझे दी गई हुई परवरिश और संस्कारों पर आती है। अरे वो लोग तेरे सामने कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन तेरे पीठ पीछे तुझे नाम ही रखेंगे, तेरे बारे में बुरा भला बोलेंगे। शुरुआती के दिनों में तेरी सारी मनमानी चलने देंगे, लेकिन एक ना एक दिन उनका असली रंग तुझे जरूर दिखेगा। ओ प्लीज माँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए इतना निगेटिव मत बोलिए। और आपको सच जानना है तो मैं आपको बता दूं कि मेरी सहेलियों के साथ ट्रिप पर जाने के लिए मुझे सास नहीं कहा है। वो यही चाहती थी कि मैं उनके साथ चली जाऊं और 2 दिनों तक एंजॉय करके आऊं। वो आपकी तरह बिल्कुल नहीं है, उनका मन खुला है, सोच काफी नई और अच्छी है उनकी। अच्छा, अब तेरी माँ पराई हो गई है और तेरी सास अपनी हो गई है क्या? आपको जो समझना है समझ लीजिए माँ, क्योंकि आप पापा और दादी, आप तीनों को जितना भी समझाओ, लेकिन मेरी बातें आपको गलत ही लगती हैं, क्योंकि आप लोग सामने वाले की बातें सुनते ही नहीं हो।
अपने ही मन की चलाते हो और अपनी ही सोच को सही साबित करने के पीछे पड़े रहते हो, ना कि उसे सुधार कर उसमें अच्छा बदलाव लाते हो। अरे जब तू यहाँ पर रहती थी तब भी तो कम बोला करती थी, लेकिन जब से तू तेरे ससुराल चली गई है तेरी जबान तो एकदम तेज तर्रार चलने लगी है। माफ करना माँ, लेकिन आप मुझे हमेशा ऐसे नहीं सुना सकती। और जब मेरे ससुराल वालों को ही कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? मुझे तो ये फंडा कोई समझ ही नहीं आता। खैर, मुझे अभी ढेर सारे काम पड़े हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ। बाय। अरे पर देखा, इसे कॉल काट दिया इसने। क्यों ना काटेगी? अरे अब वहां उसके हिसाब से सब चल रहा है। नया नया ससुराल है, थोड़े दिन बीतने दो, तब वही ससुराल वाले अपने असली रूप में आकर उसे रोक टोक करने लगेंगे और उसे हद में रहना सिखाएंगे। दिन गुजरते जाते हैं। ऐसे ही एक रोज, नहीं निशा, मेरे ससुराल वाले तो वाकई में बहुत अच्छे हैं। अब मुझे यहाँ रहते हुए लगभग 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं। अगर वो सब शुरुआत का ही दिखावा होता तो अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था ना। और मैंने इन सबको टेस्ट करके देख लिया है, सब वाकई में मन से बहुत अच्छे हैं। मैं तो बेवजह ही इतना डर रही थी। चल अच्छा है बहन, तेरे मायके वालों ने कोई काम तो सही और अच्छा किया है, वरना मुझे तो यही टेंशन थी कि कहीं तेरे मायके वालों की तेरे तेरे ससुराल वाले भी कंजूस ना निकले। सच कहूं निशा, तो मुझे यहाँ पर रहते हुए ससुराल वाली फीलिंग आती ही नहीं। उल्टा मुझे मेरा मायका ही ससुराल जैसा लगता है। और यहाँ पर बात बस रोक टोक की नहीं है, क्या सही चीज है क्या गलत है इसका फर्क मैं भी अच्छी तरह से समझती हूँ। लेकिन हर बात में टोकम टाकी सही नहीं है। उन लोगों ने तो मुझे और मेरे मन को कभी नहीं समझा, लेकिन यहाँ पर मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत प्यार देते हैं और मेरी हर ख्वाहिश को भी समझते हैं। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। अब बस अपने ससुराल में ऐसी ही खुशी से रहे और तेरे मायके वालों की टेंशन मत लिया कर। उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया कर। हाँ यार, मैं तो वही करती हूँ। फिर एक रोज जब महक का जन्मदिन होता है तभी सौम्या उसके लिए अपने हाथ से ग्रीटिंग कार्ड बनाती है और वो उसे तोहफे भी देती है। हैप्पी बर्थडे भाभी, गॉड ब्लेस यू। और मेरी तरफ से आपके लिए ये छोटा सा गिफ्ट, और मैंने आपके लिए ये कार्ड भी बनाया है। वाह सौम्या, ये कार्ड तो कितना प्यारा है। लेकिन तुम्हारी तो कॉलेज की फाइनल एग्जाम चल रही है ना, तो तुमने अपनी पढ़ाई में से कीमती समय निकालकर ये क्यों बनाया? क्यों मतलब? अब आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। आखिर ये आपका इस घर में पहला बर्थडे है। थैंक यू सो मच सौम्या, तुम तो एकदम बेस्ट ननंद हो, बिल्कुल मेरी छोटी बहन की तरह। और इतना ही नहीं, माँ और पापा ने तो तुम्हारे लिए एक स्पेशल पार्टी भी रखी है, क्योंकि ये तुम्हारा शादी के बाद ससुराल में पहला बर्थडे है ना, इसीलिए। हे भगवान, इतना सारा प्यार एक ही दिन में मिलेगा तो कैसे चलेगा? इतनी खुशियां तो मुझसे डाइजेस्ट ही नहीं हो रही। या तुम भी महक, कुछ भी बोलती रहती हो। मैं सच कह रही हूँ रणधीर, आज तक मुझे मेरे जिंदगी में इतने तोहफे और सरप्राइजेस कभी नहीं मिले जितने कि आज इस बर्थडे पर मिल रहे हैं। मैं सच में बहुत ही खुश नसीब हूँ जो मुझे ससुराल के रूप में दूसरा मायका मिल गया, जहाँ मुझे अपने असली मायके से भी ज्यादा अपनापन महसूस होता है। फिर शाम में पार्टी रखी जाती है और गायत्री, तेजेंद्र और दादी भी उसका हिस्सा बनते हैं। सारा तामझाम देखकर वो काफी हैरान होते हैं। बाप रे, देख तो गायत्री, महक के जन्मदिन के लिए इन लोगों ने तो बहुत खर्चा किया है। अरे इतना खर्चा तो हमने भी इसके लिए कभी नहीं किया। उल्टा हम लोग तो इसके जन्मदिन को ठीक से मनाते भी नहीं थे, ताकि वही पैसे उसके भविष्य के लिए काम में आए। हाँ माँ जी, मुझे भी बड़ी हैरानी हो रही है। ये महक का पहला जन्मदिन होगा जो इतनी धूमधाम से मनाया जा रहा है, वरना वो तो हर साल अपने जन्मदिन पर रोती ही रहती, क्योंकि हम लोग उसे ठीक से मनाते ही नहीं थे। तभी वहां पर महक आती है। तो बताइए, कैसा लग रहा है पार्टी का सेटअप? ये सब माँ जी और पापा जी ने अरेंज करवाया है मेरे लिए,
क्योंकि मेरा इस घर में पहला बर्थडे है ना, इसलिए। बहुत ही अच्छा है बेटा, लेकिन फिर भी अगर तेरे ससुराल वाले दिलदार हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू भी ना समझ बनकर उनके दिए हुए तोहफों को पागलों की तरह स्वीकार करती रहेगी। थोड़ा मना भी कर दिया करना, वरना वो लोग तो यही कहेंगे कि इसे तो बस लेना ही आता है। अरे अपनी ही हाथों से अपनी इज्जत क्यों गंवा रही है तू? तभी वहां पर रणधीर आता है। सॉरी माँ जी, लेकिन मैंने आपकी बातें सुन ली और इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं और मेरे घर वाले महक के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते और ना ही कभी ऐसा सोच पाएंगे। यहाँ सबकी सोच काफी अलग है और आप भी प्लीज ऐसा मत कहिए, क्योंकि महक अब इस घर का बहुत ही अहम हिस्सा है। अरे नहीं रणधीर बेटा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो वो कोई बात नहीं माँ जी, मैं समझ सकता हूँ। आप प्लीज सफाई मत दीजिए। मैं तो बस आपको क्लियर करना चाहता था कि आप जैसा समझ रही हो वैसा हकीकत में कुछ भी नहीं है। और हाँ, प्लीज पार्टी एंजॉय कीजिए। अब ऐसे ही महक के जीवन में आती खुशियों को देखकर उसके मायके वालों को काफी हैरानी होती है। मेरी कल ही बात हुई महक से। उसे रणधीर ने नया फोन दिलाया है, क्योंकि उसका पुराना फोन फिर से खराब हो गया था। वही ना, जिसके लिए उसने 8,000 रुपए खर्च किए थे। तूने ही कहा था ना उसे? हाँ माँ, वही फोन। वो तो ये भी बता रही थी कि अभी वो अपना छोटा सा केक का शॉप भी खोलने वाली है। ससुराल वालों की एक प्रॉपर्टी है, वो रेंट पर थी, तो वहां पर वो लोग अब दुकान खोलना चाहते हैं। इसलिए अब मैं एक वहां पर केक की दुकान खोलने वाली है। तभी वहां पर पड़ोसन मेघा आती है। क्या बात है? वैसे माफी चाहती हूँ। हाँ, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली, लेकिन गायत्री बहन, ये सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारी बेटी की तो एकदम लॉटरी ही लग गई है, जो उसे ऐसा ससुराल मिला है। मतलब मैं उसके स्टेटस अक्सर देखती रहती हूँ। जो जो चीजें उसे मायके में रहते हुए चाहिए थी, वो सब चीजें उसे अपने ससुराल में मिल रही हैं। और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो क्या कह रही है? आखिर मतलब क्या है तेरे कहने का? मतलब ये ही दादी जी कि आप लोगों को उसे समझ कर लेना चाहिए था। अगर उसने आप सबका मान रखकर आप सबकी सुनी थी, तो आपको भी उसकी इच्छाओं की कदर करनी चाहिए थी। अब उसने थोड़ी ना आप लोगों से कोई हीरे जवाहरात मांगे थे। उस बेचारी की तो बस कोई छोटी मोटी ही ख्वाहिशें थी। खैर, मैं तो चली। मैं तो बस आपसे यही कहने आई थी कि शाम तक मेरा एक पार्सल आएगा, तो आप उसे रख लेना। वो मैं रात में लौटूंगी ना, तो वापस लौटने पर आपसे ले लूंगी। आती हूँ हाँ। इतना कहकर मेघा चली जाती है, लेकिन उसकी बातें सबके मन पर गहरा असर छोड़ देती हैं और वो तीनों सोच में पड़ जाते हैं। मेघा ने अभी जो कुछ भी कहा है, वो सब सही कहा। हमने मेघा को और उसकी ख्वाहिशों को कभी ठीक से समझा ही नहीं और घर में बस अपने ही चलाते रहे। लेकिन हमेशा उसने अंत में हमारे कहने के अनुसार ही बर्ताव किया। माना कि थोड़ी मुंहफट थी, लेकिन कभी भी अपने मन का बिल्कुल नहीं किया। कभी हमारे बात के खिलाफ भी नहीं गई। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हो। अगर महक चाहती तो वो हमारी बातों के खिलाफ जा सकती थी, लेकिन उसने वैसा बिल्कुल नहीं किया। और यही साफ साफ दर्शाता है कि उसके मन में हमारे प्रति कितनी इज्जत है, कितना प्यार है हमारे लिए। और वही प्यार वो हमसे आज भी करती है। इसीलिए वो बस थोड़ी जुबान चलाती है, लेकिन हमारे खिलाफ कभी नहीं जाती। और अगर देखा जाए तो वो जबान भी तभी चलाती है जहां पर सामने वाला व्यक्ति गलत हो। आपने बिल्कुल सही कहा। हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। अपनी गलतियों का एहसास होने पर वो तीनों उसे घर बुलाकर उससे माफी मांगते हैं। हे भगवान, ये आप तीनों क्या कर रहे हो? प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए। नहीं बेटा, हमें ये करने दे। कंजूसी के चलते हमने तेरा कई बार मन मारा है, लेकिन फिर भी तूने हमारा मान रखा। हाँ बेटा, लेकिन अब हम अपनी गलतियों को सुधार कर अपने स्वभाव में सुधार लाएंगे और जैसा तू कहती है वैसा ही करेंगे। हाँ बेटा, तूने सही कहा था।
बचत करना जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं जिससे अपनी इच्छाओं को मारना पड़े। हमें जीवन एक ही बार मिलता है। माफ कर दे लाडो, हमने तेरा बहुत दिल दुखाया है, लेकिन हम तुझसे वादा करते हैं कि जैसे तेरा ससुराल दिलदार है, वैसे भी तेरा ये मायका भी दिलदार कहलाएगा। महक भावुक होकर सबको माफ कर देती है, जिसके बाद वो लोग अपने स्वभाव में सुधार लाकर कंजूसी करना छोड़ देते हैं। उर्मिला की दो बहुएं होती हैं, जिनका नाम होता है ज्योति और मोनिका। ज्योति एक गरीब घराने से आई होती है, वही मोनिका अमीर घराने से होती है। मोनिका का खुद का एक बुटीक होता है, जिसमें वो काफी अच्छा कमाती है। वही ज्योति घर से ही मसाले बनाकर बेचा करती है। अरे वाह, ये तू क्या बोल रही है मोनिका? तेरे ब्रांड को एक बड़े बिजनेसमैन ने अपनी शादी के लिए चुना है। हाँ माँ जी, मेरा बुटीक ब्रांड मोनिका डिजाइन्स, इसका पहला बड़ा ऑर्डर है ये, और वो भी इतने बड़े बिजनेसमैन ने हमारे ब्रांड को चुना है। मैं तो बहुत खुश हूँ माँ जी। अरे होना भी चाहिए। और अब इस नए साल में मैं अपने दूसरे बुटीक की ओपनिंग भी करूंगी। बहुत खूब बहू, मुझे तो तुझ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हाँ भाभी, मैं भी आपके लिए बहुत खुश हूँ। मैं अभी जाकर कुछ मीठा बनाती हूँ। आज तो सबका मुंह मीठा होना ही चाहिए। ओके ज्योति, थैंक्स। हाँ, ज्योति बड़े ही प्यार से मिठाई बनाती है, और ना ही सिर्फ घर में, बल्कि आस पड़ोस के लोगों को भी वो मिठाई बांटती है। ओ माय गॉड ज्योति, अरे घर पर तो ठीक था, लेकिन तुमने तो बाहर वालों को भी मिठाई बांट दी, जैसे कि मैंने अपना दूसरा बुटीक ही खोल दिया हो। अरे इतना भी ओवर नहीं करना था यार। थोड़ी ना मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मारा है। ऐसा नहीं कहते भाभी। अब इस ऑर्डर से आपके बुटीक का नाम बड़ा होगा। आपको लोग पहले से और भी ज्यादा पहचानेंगे, और तो और आपकी कमाई भी बढ़ेगी। हाँ ज्योति, लेकिन फिर भी इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई है, सो चिल। फिर ऐसे ही एक दिन ज्योति को अपने मसाले बिजनेस राधे राधे मसाले के लिए एक ग्राहक की तरफ से उसके जीवन का पहला चेक मिलता है, वो भी पूरे 10,000 का। और ये देखकर वो बहुत भावुक हो जाती है। ये देखिए माँ जी पापा जी, मेरे जीवन का पहला चेक। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये मेरा है। हाँ तो इसमें इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? अरे मामूली सा ही तो चेक है ना, और वो भी केवल 10,000 का। और तुम तो ऐसे उछल रही हो जैसे कि तुम्हें 1 लाख रुपए का चेक मिला है। एग्जैक्टली ज्योति, अरे ऐसे चेक तो मुझे रोजाना आते हैं, वो भी 10,000 के नहीं, उससे भी ज्यादा अमाउंट होती है। तो तुम्हारे चेक में ऐसी कौन सी बड़ी बात है? आज भले ही ज्योति को 10,000 रुपए का चेक मिला हो, लेकिन वो उसने अपनी मेहनत की कमाई से मिला है, और तो और वो चेक उसे पहली बार मिला है, और ये उसकी सफलता की सीढ़ी का पहला कदम है। तो उसमें इसे सराहने की जगह पर तुम दोनों तो बस बातें ही बना रही हो। अरे नहीं पापा जी, हम कोई बातें नहीं बना रहे हैं, वो हम तो बस। सब समझता हूं मैं, यूं ही बाल सफेद नहीं हुए हैं मेरे। छोड़िए ना पापा जी, आज घर में सिर्फ और सिर्फ खुशियां होनी चाहिए, और इसीलिए ये चेक मैं सबसे पहले मंदिर में कान्हा जी के सामने रखूंगी। ठीक है बेटा, जाओ रख दो जाकर। और सुनो, आज हमारे घर में मीठी खीर तो बननी ही चाहिए। जरूर बनेगी पापा जी। फिर ज्योति वो चेक भगवान जी के सामने रख देती है, और उसके बाद वो जतिन के साथ बाहर जाकर गरीब बच्चों को नए तोहफे और कपड़े भी देती है। चलो, सभी बच्चों को तो हमने तोहफे और कपड़े बांट दिए हैं, सब कुछ एकदम अच्छे से हो गया। हाँ जतिन, मैं भी बस यही चाहती थी। और तुम्हें पता है, आज इन बच्चों के लिए ये सब करके मेरा मन एकदम खुश हो गया है, मानो मेरा जीवन सफल ही हो गया। कब से ख्वाहिश थी ये मेरी कि अपने पैसों से मैं इन सबके लिए कुछ कर पाऊं। पिछले 6 महीने से मैंने राधे राधे मसाले का व्यापार शुरू किया है। शुरुआत में तो काफी मुसीबतें आई, लेकिन अब धीरे धीरे मेरा व्यापार भी अच्छा चलने लगा है। और मैं तो बस भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा व्यापार यूं ही अच्छे से चलता रहे। क्यों नहीं चलेगा ज्योति?
अरे तुम्हारे हाथों के मसाले खाकर सबके सब दीवाने हो जाते हैं। अरे तुम्हारे मसालों को किसी भी सब्जी में क्यों ना डाल दो, सब्जी के स्वाद में अपने आप चार चांद लग जाते हैं। शुक्रिया जतिन, लेकिन इन सब में तुमने भी मेरा बहुत साथ दिया है। अगर तुम मुझे इन सब में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित ना करते तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पाती। अरे सब कुछ भी नहीं है बाबा, मैंने तो बस तुम्हें प्रोत्साहन दिया, लेकिन सारी मेहनत तो तुम्हारी ही है ना। दिन गुजरते जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब घर पर मेहमान आते हैं तभी, वाओ मोनिका, काफी सुंदर डिजाइन है तुम्हारी बुटीक में तो। आई जस्ट लव इट। हाँ, ये डिजाइन देखकर तो हम एक बार जरूर आएंगे तुम्हारी बुटीक में। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। प्लीज आइए ना और हमारे कपड़े खरीदिए। वैसे ये लीजिए, ये मेरे राधे राधे मसाले के घर पर पिसे हुए मसाले हैं, एकदम ओरिजिनल। इन्हें अगर आप खाने में मिलाएंगे तो खाने का स्वाद एकदम कमाल धमाल और बेमिसाल हो जाएगा। ओफो ज्योति, अरे ये सब क्या है भला? मुंह उठाकर अपने मसाले लेकर आ गई। दूर लेकर जाओ इसे, मुझे इस वाले मसाले से बहुत एलर्जी है। माफ करना भाभी, ये ज्योति थोड़ी सी पागल ही है। 4 लोगों ने उसे मसालों का ऑर्डर क्या दे दिया, ये तो हवा में ही उड़ने लगी। बेवकूफ कही की। चल जा अंदर और सबके लिए नाश्ते की तैयारी कर। ठीक है माँ जी, अभी बनाती हूँ। उर्मिला की बातें सुनकर वो दोनों मेहमान ज्योति पर हंसने लगते हैं और अपना तिरस्कार होते हुए देखकर ज्योति को काफी बुरा लगता है। फिर बाद में जब यशपाल घर पर आता है तभी उदास ज्योति को वो देख लेता है। अरे क्या हुआ ज्योति बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ पापा जी, सब कुछ ठीक है। झूठी मुस्कान मत दो बहू, मैं तुम्हारा चेहरा अच्छे से पढ़ सकता हूँ। बताओ मुझे क्या बात है, कहीं मोनिका और उर्मिला ने फिर से तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं पापा जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं तो बस वो मैं अभी अभी नींद से उठी हुई हूँ ना, शायद इसीलिए मेरा चेहरा ऐसा लग रहा है। और तो कोई बात नहीं है पापा जी। ठीक है बेटा, लेकिन अगर हो तो बता देना। फिर ऐसे ही एक रोज जब मोनिका फोन पर बात कर रही होती है तभी, अरे बकवास बंद करो और जितना कहो है उतना ही करो। मेरी बेटी बीमार है, मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं। ऐसे अपने ये फालतू के नखरे अपने पास ही रखो, और अगर काम पूरा नहीं हुआ तो मैं सबकी पगार में से पैसे काटूंगी। मुझे जरा भी किसी का नाटक नहीं चाहिए, वरना मैं आप लोगों को काम से निकाल दूंगी। और मेरे बुटीक से निकलने के बाद में आप लोगों को बाद में कहीं भी काम नहीं मिलेगा। लड़ी इडियट्स। ऐसा मत कहिए ना भाभी, वो लोग भले ही आपके हाथ के नीचे काम करते हों, लेकिन वो लोग भी तो मेहनत करते ही है ना। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जैसे कभी कभी हमारे जीवन में इमरजेंसी आ जाती है, तो उनके जीवन में भी तो आ सकती है ना। अब काम से बचने के लिए कोई बेवजह झूठ क्यों बोलेगा? और आप जब यहाँ पर होती हो, जहाँ पर वो लोग आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बुटीक को कितने अच्छे से संभालते हैं, तो आप ही सोचिए कि वो लोग कितने भरोसेमंद हैं। और आजकल के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। तुम ज्यादा मुझे मत सिखाओ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि किसके साथ कैसा बर्ताव करना है। और ये गरीब लोगों के खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के दांत अलग होते हैं, इसलिए इन्हें सर पर चढ़ाना सही नहीं होता। मोनिका बिल्कुल सही कह रही है। अरे तू तो अपना छोटा मोटा मसालों का बिजनेस चलाती है, तो तुझे इन सब के बारे में क्या ही पता होगा। वही तो, इसने 4 मसाले क्या बेच दिए। ये तो खुद को एकदम बिजनेस वुमन ही समझ रही है, लेकिन असली बिजनेस वुमन तो मैं हूँ। और मैं जल्द ही अपना दूसरा बुटीक भी खोलने वाली हूँ। 1.5 सालों से काम करती आ रही हूँ। किसके साथ कैसी डील करनी है मुझे अच्छे से पता है। उतने में वहां पर जतिन और यशपाल आते हैं। लेकिन भाभी, ज्योति ने ऐसा क्या गलत कहा? वो तो केवल आपको स्टाफ से अच्छे से बात करने के लिए कह रही है ना। और उल्टा मैं तो बहुत खुश हूँ जो ज्योति ने तुम्हें ये सुझाव दिया है। ना जाने तुम में इतना घमंड क्यों है। एक मामूली सा बुटीक है तुम्हारा,
लेकिन घमंड तो ऐसा है जैसे कि कपड़ों की 10 फैक्ट्रियां हो तुम्हारी। देखो मोनिका बेटा, मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी चीज का इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं होती। ये घमंड बहुत बुरी चीज है। अरे ये तो इंसान को बर्बाद कर देती है। देखिए पापा जी, अगर आप मेरे बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम मेरे बारे में बुरा भी मत बोलिए। वही तो। अरे जब देखो तब इसकी साइड लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये तो एक नंबर की चापलूस है। बस मासूम होने का ढोंग करती रहती है। बस उर्मिला, खुद में रहकर बात करो। जैसे ये मोनिका मेहनत करती है, ठीक उसी तरह ज्योति भी पूरे मन से मेहनत करती है। कोई बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता, और ना ही किसी की सफलता। और इसीलिए तुम्हें दोनों की सफलता में खुश होना चाहिए। लेकिन नहीं, तुम दोनों तो वैसा बिल्कुल नहीं करती। इस बेचारी का और इसके मसालों का बिजनेस का अपमान करती रहती हो। अरे बंद करो ये सब। यशपाल की ये बातें सुनकर मोनिका और उर्मिला चुप हो जाती हैं। लेकिन यशपाल की इन बातों को सुनने के बावजूद भी उनके स्वभाव में कोई सुधार नहीं आता। फिर ऐसे ही एक दिन जब कार्तिक का जन्मदिन होता है, तभी मोनिका उसे एक महंगा तोहफा देती है। ओह गॉड मोनिका, ये इतनी महंगी घड़ी गिफ्ट करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? देखो कार्तिक, अब तुम एक बिजनेस वुमन के पति हो, तो इतना खर्चा तो बनता है ना। थैंक यू सो मच मोनिका। चलो, अब मैं जा रही हूँ। आज मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वो भी मेरे नए बुटीक के इंटीरियर डिजाइनर के साथ। फिर उसके बाद एक क्लाइंट है, उन्हें कुछ कस्टमाइज डिजाइन वाले लहंगे चाहिए, तो उनके साथ भी 2-3 घंटों की मीटिंग होगी मेरी। और इसीलिए आज का मेरा दिन तो फुल पैक है। लेकिन तुम एंजॉय करना हो। चलो, बाय। अरे लेकिन मोनिका, सुनो तो मेरी बात। मैंने आज बर्थडे के दिन छुट्टी ली ताकि मैं और मोनिका हम दोनों साथ में बाहर कहीं जा सके। लेकिन इसे तो कभी अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। बस पैसे पैसे और पैसे, उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है इसकी जिंदगी। उतने में वहां पर ज्योति और जतिन आ जाते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ पर? मैं जानती हूँ भाई साहब कि भाभी काम के कारण आज आपके साथ नहीं रह पाएगी, लेकिन आप अकेले थोड़ी ना हो, हम हैं ना। हाँ भाई, हमने आपके लिए सरप्राइज प्लान किया है, वो भी हॉल में। चलिए जल्दी बाहर आइए। फिर ज्योति और जतिन कार्तिक का बर्थडे सिंपल अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं, और ये सब देखकर कार्तिक को बहुत अच्छा लगता है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुम दोनों के इस प्यारे सरप्राइज ने मेरे बर्थडे को और भी ज्यादा स्पेशल बना दिया है। अरे नहीं भाई, हमारा सरप्राइज इतना भी अच्छा नहीं है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन जितना हो सका हमने वह सब किया। माना कि ये सिंपल है, लेकिन इसमें तुम दोनों का मेरे प्रति प्यार छुपा हुआ है, और यही मेरे लिए बहुत है। वरना कुछ लोगों के पास तो मुझे देने के लिए अपनी लाइफ का एक दिन भी नहीं है। फिर ऐसे ही एक रोज ज्योति को एक बहुत ही बड़ा मसालों का ऑर्डर आता है, जिसे पूरा करने के लिए वो रात भर जागती रहती है। अरे बाप रे, अब तुम रात भर ये मसाले कूटने वाली हो क्या? हाँ भाभी, आपको पता है ये मेरा अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। पूरे 50,000 रुपए मिलने वाले हैं मुझे। मैंने सोचा आज शाम तक सारी तैयारी हो जाएगी, लेकिन घर के कामों के चलते ऐसा हो ही नहीं पाया। और घर के काम छोड़कर मैं ये सब तो नहीं कर सकती थी ना, इसलिए मैंने पहले घर के काम निपटा लिए और उसके बाद ये मसाले कूटने लगी। ओ प्लीज ज्योति, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इस दुनिया में तुम्हें ही सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है। अरे तुम्हारी तरह मेरे हाथ के नीचे भी कई सारे लोग काम करते हैं, वो भी रात रात भर। वैसे जल्दी निपटाने का ट्राई करना, वरना ये ओकल का आवाज तो मुझे रात भर सोने ही नहीं देगा। ठीक है भाभी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, करना ही है तुम्हें जल्दी। तभी वहां पर यशपाल आता है। 1 मिनट मोनिका, आज तुम तभी सोओगी जब तुम ज्योति से माफी मांगोगी। क्या? ये आप क्या कह रहे हो पापा जी? बिल्कुल सही कहा मैंने, ज्योति से माफी मांगो, वो भी अभी के अभी।
लेकिन मैं इससे माफी क्यों मांगू पापा जी? मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? अरे उठते बैठते जब देखो तब तुम इसका अपमान करके चली जाती हो। ये तो बहुत समझदार है। रिश्ते में तुमसे छोटी है, इसीलिए अपनी मर्यादा में रहकर चुप रहती है। लेकिन इस बात का तुम ऐसे फायदा नहीं उठा सकती, इसलिए अभी के अभी इससे माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें आज सोने ही नहीं दूंगा। क्या? नहीं, मैं इससे माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है। गलती करके ये कह रही हो कि तुमने कोई गलती नहीं की है? अरे तुमने ज्योति के साथ बदतमीजी की है और इसीलिए तुम्हें उससे माफी मांगनी ही होगी। नहीं पापा जी, मैं इससे कोई माफी नहीं मांगने वाली। एंड दैट्स फाइनल। इतना कहकर मोनिका वहां से चली जाती है। अरे मोनिका बहू, रुक जाओ बहू। जाने दीजिए पापा जी, गुस्सा होकर आप अपना बीपी हाई मत कीजिए। दीदी को जो बोलना है बोलने दीजिए, आप उसकी चिंता मत कीजिए। और तुम चुपचाप सुनती ही रहोगी क्या? नहीं पापा जी, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे सब समझ आता है। लेकिन मैं दायरा रख रही हूँ और माफ कर रही हूँ उन्हें। अगर पानी सर के ऊपर गया फिर मैं भी सोचूंगी, लेकिन गलत के बदले गलत व्यवहार करके कुछ भी हासिल नहीं होता। ऐसे ही एक रोज जब घर पर मोनिका के दोस्त आने वाले होते हैं, तभी मोनिका देखती है कि एंट्री गेट के पास ही ज्योति ने मसाले बिखर रखे हैं। ओह गॉड, ये सब क्या है? शी, सो मच मिस। मुझे अभी इन सबको यहाँ से हटाना होगा। ये ज्योति भी ना, अभी 10 मिनट में मेरी फ्रेंड्स आती ही होंगी, और अगर उन्होंने मेरे घर के एंट्री पर ये तीखे बदबूदार मसाले देख लिए तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मोनिका सारे मसाले फेंक देती है। फिर बाद में जब ये ज्योति को पता चलता है, तभी ऐसा आपने क्यों किया भाभी? मेरी रात भर की मेहनत थी वो, और आपने उसे पानी में मिला दिया। हाँ तो घर के एंट्रेंस पर तुम्हारे पिताजी ने मसाले रखे थे क्या? अगर मेरे सारे फ्रेंड्स घर के एंट्रेंस पर वो मसाले देख लेते तो वो मेरे बारे में क्या सोचती? तुम जैसे गरीब कबाड़ को तो इज्जत की कुछ भी नहीं पड़ी है, लेकिन मैं तो एक अमीर बिजनेस वुमन हूँ, और मेरे लिए तो मेरी इज्जत ही सब कुछ है। इसलिए मैंने तुम्हारे उन 2 कौड़ी के मसालों को बिना कुछ सोचे समझे फौरन फेंक दिया। बस कीजिए भाभी, बहुत बोल रही हो आप। अरे कितना तिरस्कार करोगी आप मेरा? आज तो आपने हद पार कर दी। अरे तुम तो उसी लायक हो। और मैं तो ये कहती हूँ कि ये बकवास मसाले बनाना बंद कर दो। अपने छोटे बिजनेस को पता नहीं कितना बड़ा समझती हो तुम। बेवकूफ कहीं की। ये जो आप घमंड कर रही हो ना, ये एक ना एक दिन चकनाचूर जरूर होगा। आप जैसे लोग जो हमेशा बस पैसों के पीछे मरते रहते हैं, उन्हें असली सफलता कभी प्राप्त ही नहीं हो सकती। मेरा तिरस्कार करने से पहले 1000 बार सोचिए, क्योंकि मुझ जैसे मेहनती लोगों के कारण ही आपका बुटीक आज टिका हुआ है। लेकिन अब मैं इस घर में रहूंगी ही नहीं जहां मुझे अपमानित किया जा रहा हूँ। मैं और जतिन अब ये घर छोड़कर जा रहे हैं। हाँ तो जाओ ना, तुम्हारे बिना हमारी जिंदगी में कोई तूफान नहीं आ जाएगा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उल्टा मैं तो मुक्त हो जाऊंगी, वरना तुम जैसी गरीब फटीचर को घर में रखते हुए मुझे तो बहुत अजीब सा लगता था। लेकिन तुम्हारे जाने से वो शर्मिंदगी कभी नहीं होगी। ये देखकर यशपाल भी अपना सामान बांधने लगता है। जिस घर में अच्छे लोगों के साथ गलत व्यवहार होता है ना, इसे तुच्छ घर में बेकार लोगों के साथ मुझे बिल्कुल नहीं रहना। ये आप क्या बोल रहे हो यशपाल जी? और तू तू कहाँ जा रही है? मेरे बेटे को मुझसे अलग मत कर। मैं आपके बेटे को आपसे अलग नहीं कर रही हूँ। आप सच सुनना चाहती हो ना? और सच तो ये है कि 2 दिन पहले ही झगड़े के बाद जतिन ने ही मुझसे कहा था कि अगर तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो हम किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन मैंने हर बार की तरह इस बार भी एकदम समझदारी से काम लिया और जतिन को मैंने मना कर दिया था। लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका है, इसलिए मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली माँ जी। और वैसे देखा जाए तो आपने भी मेरा कई बार अपमान किया है। इस तरह से ज्योति, जतिन और यशपाल
तीनों अब अलग हो जाते हैं और घर के सामने वाले खाली मकान में किराए पर रहने लगते हैं। कार्तिक को जब ये सब पता चलता है, तब वो उन लोगों के पास चला जाता है। प्लीज वापस घर चलिए। इस तरह परिवार का बंटवारा हुए मुझसे तो नहीं देखा जा रहा। पापा, एटलीस्ट आप तो समझाइए ना इन्हें। नहीं कार्तिक, जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। मैं समझ सकता हूँ कि तू दोनों घर में बट चुका है, लेकिन उन दोनों के साथ अब हम सब नहीं रह सकते और यही उनकी सजा है। मैंने आपसे पहले कुछ भी नहीं कहा भाई साहब, लेकिन भाभी ने इस बार हद पार कर दी। इसीलिए मुझे अपने आत्मसम्मान को चुनकर ये फैसला लेना ही पड़ा। मैं भले ही गरीब हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरे आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सॉरी भाई, लेकिन आई होप कि आप हमारी बात को समझ पा रहे हो। कोई बात नहीं, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि मैं हमेशा आप सबके साथ हूँ। शुक्रिया भाई साहब, आप सच में बहुत अच्छे हो। रिश्ते में तो आप जेठ हो, लेकिन मेरे बड़े भाई से कम नहीं हो। जहाँ एक तरफ वो तीनों नई शुरुआत करते हैं, वहीं दूसरी तरफ मोनिका पूरे दिन काम में ही व्यस्त रहने के कारण ना तो घर में ठीक से खाना बना पाती है और ना ही घर के ठीक से सफाई कर पाती है। अरे क्या हुआ माँ, आज भी खाना आपने ही बनाया? मोनिका कहाँ गई? पता नहीं बेटा, वो तो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। आज भी मेरी कमर की एसी की तेजी हो चुकी है। मुझसे अब काम नहीं हो पाते बेटा। आप फिक्र मत कीजिए माँ, मैं आज रात को ही अपने दोस्त की काम वाली बाई को कल से यहाँ आने के लिए कह देता हूँ, तो वो घर के सारे काम कर देगी। मोनिका से तो क्या ही उम्मीद रखे हम, वो तो बस अपने काम में ही बिजी रहती है। भूल जाती है वो कि पैसे के सिवा भी जिंदगी होती है। अरे नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। अब वो इतना कमा रही है तो उसे ढेर सारे काम होंगे, और अब तो उसका दूसरा नया बुटीक भी तो खुल रहा है ना, इसलिए उसका काम बढ़ चुका है। अब वो अकेले ही दो दो बुटीक की मालकिन है। काफी जिम्मेदारी वाला काम है ना, तो उसे इस तरह से दोष देना सही नहीं होगा। मैं सब समझ सकता हूँ माँ, और मुझे उसके काम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर चीज सिर्फ काम और पैसे से नहीं जोड़ी जाती। हमारे जीवन में और भी ढेर सारी चीजें होती हैं। रिश्ते होते हैं, भावनाएं होते हैं, इतने सारे सुंदर सुंदर पल भी होते हैं जिन्हें हमें खुल के मनाना चाहिए। और मुझे तो याद भी नहीं कि आखिरी बार मैं और मोनिका बाहर कब घूमने गए थे। फिर जब क्रिसमस का सेलिब्रेशन होता है, तभी दोनों घरों में पार्टी चल रही होती है। मोनिका बहुत सारे पैसे खर्च करके पार्टी एकदम धूमधाम से करती है और ढेर सारे मेहमानों को बुलाती हैं। वही ज्योति अपने घर पर छोटा सा सेलिब्रेशन करती है। घर पर ही खाना बनाती है और केक भी खुद अपने हाथों से बनाती है। बाप रे, मुझे तो आज सारा काम करते करते नानी परनानी, दादी परनानी, चाचा फूफा सब याद आ गए। काम वाली तो अपना काम निपटा कर चली गई, लेकिन बाकी के काम तो हमें ही करने पड़े। सीरियसली माँ जी, जब घर में ज्योति थी तो हमें तो एक कप भी उठाकर रखने की नौबत नहीं आती थी, और अब तो हम घर में 24 घंटे के लिए नौकरानी भी नहीं रख सकते। और मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी मुझे तो उसमें जरा भी मजा नहीं आया। सारा वक्त बस केस को संभालने में ही निकल गया, और उस पर सबके हजारों नखरे। सबके लिए कितना कुछ किया, लेकिन सब घर जाकर बस नुक्स निकालेंगे। सबके सब एकदम मतलबी हैं। अरे आज इतनी बड़ी पार्टी रखी, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिली, दिल खुश नहीं हुआ। वही जरा सामने देखो, ज्योति, जतिन और पापा जी ने घर को कितनी सुंदर तरीके से डेकोरेट किया है। सारा खाना घर पर ही बनाया, और तो और उन्होंने केक भी घर पर ही बनाया और एकदम अच्छे से सेलिब्रेट किया। और तो और ज्योति ने गली के कुत्ते और बिल्लियों को और गरीब बेसहारा लोगों को खाना भी दे दिया। इसे कहते हैं प्रॉपर सेलिब्रेशन। जरा उन तीनों को देखो, कितने खुश लग रहे हैं वो। अरे इतना पैसा लगाकर भी तुम सफल नहीं हो पाई, लेकिन वहां पर वो लोग इतने कम पैसों में भी कितने सफल हैं, संतुष्ट हैं, क्योंकि उनका मन साफ है। उनके मन में लालच या घमंड बिल्कुल नहीं है।
अरे उनके लिए तो सफलता की प्रतिभाषा ही अलग है। आप दोनों जैसी तो बिल्कुल नहीं है। कार्तिक की ये बातें सुनकर मोनिका और उर्मिला 1 मिनट के लिए सोच में पड़ जाती हैं। लेकिन बाद में, फालतू का ज्ञान मत दो कार्तिक, और नहीं तो क्या। अरे जब देखो तब उन लोगों के गुणगान गाते रहता है। अरे हम उनसे हर चीज में आगे हैं, सफल है हम उनसे। माफ करना माँ, लेकिन इतने पैसे होने के बावजूद भी आप और मोनिका अब भी असफल हो। क्योंकि जैसे कि मैंने आप दोनों से कहा था कि आप दोनों की जीवन में सफलता की प्रतिभाषा अलग ही है। इतना कहकर कार्तिक चला जाता है। देखिए माँ जी, आपको इसकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। ये आदमी तो एकदम पागल हो गया है, और कुछ नहीं। वो तो मैं अच्छे से जानती हूँ। और तू भी उस पर बिल्कुल ध्यान मत दे, बस अपने काम को अच्छे से कर। जी माँ जी। फिर एक दिन जब उर्मिला की तबीयत खराब हो जाती है, तभी मोनिका उसे उसी हालत में छोड़कर काम पर चली जाती है। तभी ज्योति को काम वाली के जरिए खबर लग जाती है, जिसके बाद वो उर्मिला के पास जाकर रुक जाती है। फिर शाम में जब मोनिका वापस आती है, तभी ये सब क्या नौटंकी है? तुम यहाँ पर क्यों आई हो? यहाँ पर तुम्हारी तरह कोई नौटंकी नहीं कर रहा। माँ जी का पूरा बदन बुखार से तप रहा है, और ये मुझे मंजूताई ने बताया, और इसलिए मैं यहाँ पर चली आई। घर पर माँ जी के पास कोई भी नहीं था। माना कि घर अलग हुए हैं, लेकिन रिश्ते नहीं। और मैं आज भी इनकी बहू हूँ, और ये भी मेरी सास है। समझी ना आप? जाने देना मोनिका। और ज्योति बहू, जा बेटा, जाकर मेरे लिए खिचड़ी बना दे। मैं आज वही खाऊंगी। मुझे और कुछ भी खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। मैं बना देती हूँ आपके लिए खिचड़ी। और ज्योति, तुम वापस अपने घर पर जाओ। अब मैं आ गई हूँ ना, तो मैं माँ जी का ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ। ये बोलने के लिए आप कोई नहीं होती। अगर आप घर की बड़ी बहू हो, तो मैं अब भी इस घर की छोटी बहू हूँ, और मुझे मेरी माँ जी के आदेश का पालन करना है। हटिए मेरे रास्ते से। ज्योति का ये तेवर देखकर मोनिका के चेहरे की हवाइयां उड़ ही जाती हैं। जहां एक तरफ मोनिका का घमंड खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, वहीं ज्योति अपने बिजनेस राधे राधे मसाले में खूब तरक्की करती है, जिससे जतिन और यशपाल को काफी खुशी और गर्व महसूस होता है। ऐसे ही एक दिन, देखा ना माँ, हमने तो पहले ही मोनिका को कहा था कि वो हमारे साथ दोस्त की शादी में चले, लेकिन उसने लास्ट मिनट पर मना कर दिया, और हम दोस्तों को ही जाना पड़ा। और अब तो हम शादी से लौटकर वापस घर भी आ चुके हैं, लेकिन अब तक इस मैडम का कुछ अता पता ही नहीं है। आखिर ये सब क्या चल रहा है, और क्या करना है ऐसे काम का, ऐसे पैसों का, जिसके चलते आप अपने परिवार के साथ ठीक से 2 घंटे तक ना बिता पाओ। लो, आ गई मोनिका। आई एम रियली सॉरी गाइस। तो बताओ कार्तिक, कैसी रही शादी? तुम तो कुछ पूछो ही मत। तुमने तो सच में मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है मोनिका। या तो तुम अपने काम को चुन लो, या फिर हमें चुन लो। तुम्हारे पास हमारे लिए 2 घंटे तक नहीं है। अरे इतना भी क्या जरूरी है तुम्हारा काम? ओ प्लीज, हर बार बस भाषण देने के लिए तैयार रहते हो। हाँ, मेरे लिए मेरा काम बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से मुझे पैसे मिलते हैं। पर मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा कमाती हूँ, और इसलिए तुम्हें इतनी मिर्ची लग रही है। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रही हो मोनिका? बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं अब ऑलमोस्ट दो बुटीक की मालकिन बन गई हूँ। इसलिए मुझसे जरा तमीज से बात करो। उतने में वहां पर ज्योति आ जाती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई भाई साहब से ऐसी बातें करने की? अरे बस भी कीजिए अब, बहुत हो गया आपका। तुम? हाँ, मैं यहाँ पर माँ जी को ये चने की मिठाई देने आई थी, जो उन्हें बेहद पसंद है। और तभी मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। माना कि आप मेरी भाभी हो, इसलिए आज तक मैंने बहुत लिहाज रख लिया, लेकिन अब और नहीं। और क्या है आपके पास ऐसा? पैसा? नहीं, मैं बताऊं तो आपके पास कुछ भी नहीं है। शून्य हो आप। पैसा इंसान की असली कमाई या सफलता नहीं होती।
उसका स्वभाव, उसके विचार, उसके कर्म, ये होते हैं उसकी असली कमाई और सफलता। बस करो ज्योति, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। आज मैं चुप नहीं बैठूंगी। उस दिन भी माँ जी की कितनी तबीयत खराब हुई थी, लेकिन फिर भी आपने काम को ही महत्व दिया। अरे हर बार आपने बस माँ जी के कान ही भरे हैं। बस अपने काम में ही व्यस्त रही, ना कभी घर गृहस्थी पर ध्यान दिया, और ना ही भाई साहब पर, और ना ही माँ जी पर। काम जीवन में जरूरी होता है, पैसा भी जरूरी होता है, लेकिन एक नियमित रूप में। लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपने रिश्तों को और अपनी निजी जिंदगी को भूल ही जाओ। शायद ज्योति सही कह रही है मोनिका। आपने मुझे हमेशा कम समझा, और किसी को कम समझकर आपको क्या मिलने वाला है? भूलिए मत, हम सभी लोग अमीर गरीब छोटे बड़े होने से पहले इंसान हैं। सब एक समान हैं। तो ये भेदभाव आप क्यों कर रही हो? इस संसार की एक ही रस्म है, जो जैसा होता है वैसा ही करता है। अगर आप अच्छे कर्म करोगी तो ही तुम्हारे साथ अच्छा होगा, वरना अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार रहना। हम सब तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपका स्वभाव बहुत गलत है। और आज तो आपने हद ही पार कर दी। बहुत गलत बोला आपने। ज्योति की ये बातें सुनकर मोनिका को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, और वो हाथ जोड़कर माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो। शायद मैं ही हर चीज में गलत थी, लेकिन अब तुम्हारी सारी बातें सुनकर मुझे समझ आ गया है कि सफलता का असली अर्थ क्या है। और अब से मैं आप लोगों से एक वादा करती हूँ कि मैं अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़कर केवल अच्छा ही सोचूंगी और अच्छे कर्म भी करूंगी। लेकिन प्लीज मुझे अपनी गलती और अपने आप को सुधरने का एक मौका दे दो। इसके बाद मैं ऐसा बर्ताव कभी नहीं करूंगी। मोनिका की बातें सुनकर सभी लोग उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद वो सुधरने लगती है और सबके साथ मिलकर खुशी से रहती है।